साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अब तमाम सामाईन का आज की इस न्यू क्लास में वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ। देखेंगे जितने भी हमारे भाई और बहन इस वर्ष 2025 में वस्तानिया की परीक्षा देंगे, उनके लिए जैसा कि हमने वादा किया था कि 1 सितंबर से आप लोगों की क्लासेस की शुरुआत जो है वो हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने 1 तारीख से स्टार्ट नहीं करके आज 4 क्या कहते हैं सितंबर है। तो आप लोगों का आज से जितने भी बच्चे चाहे फ़ुक़ानिया की परीक्षा दे रहे हों या फिर मौलवी की परीक्षा 2025 में, उन दोनों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। फ़िलहाल आज की इस वीडियोज़ में मैं जो क्लास करवाने आया हूँ फर्स्ट क्लास, वो फ़ुक़ानिया इम्तिहान 2025 वाले बच्चों का सोशल साइंस का है। यानी कि हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज हम क्लास करवाएंगे और जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो मेन चीज़ें हैं मदरसा बोर्ड के न्यू सिलेबस के मुताबिक, उन सभी चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट और गुजारिश करूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ताकि आपको पता चल पाए कि मैं किस टाइम क्लास करवा रहा हूँ, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होंगी क्लासेस की वो वहीं पर आप लोगों को दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो क्लासेस की वो जल्द से जल्द आपको पहुंच पाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी और आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ये आप लोगों को सोशल साइंस का क्लास 1 P1 का मतलब आप समझिएगा इस तरीके से कि पार्ट 1 हुआ, उसके बाद फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितना भी वीडियोज़ आता जाएगा वो क्या कहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड होता जाएगा। तो चलिए बिला ताख़िर आप लोगों की इस क्लासेस को हम आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों के जो सवालात के बॉक्स हैं वो खुल चुके हैं आप लोगों के सामने। ये देखेंगे सब्जेक्ट यानी कि मज़मून जो है आप लोगों का सोशल साइंस का है। सोशल साइंस कहते किसको हैं, इनको भी आप समझ लीजिए। सोशल साइंस का मतलब ही होता है कि जनरल नॉलेज की तरह जो सवालात आते हैं वो मैं आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लैंग्वेज में। जिस तरीके से अपने भारत में कौन सी घटनाएं हो रही है, कब हुई, उसके बाद प्यारे साथियों कौन सी नदियाँ कहाँ है, इसके अंदर वो सभी चीज़ इंक्लूड रहेंगे। इसी तरीके से सवालात आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर में जो आप लोगों का सवाल होने के लिए जा रहा है कि भारत को आज़ादी कब मिली। ये पहला सवाल है आप लोगों के लिए और ख़ास सवाल है, इम्पोर्टेंट है। इनको आप ऑब्जेक्टिव भी समझिए और 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव भी समझिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा इसी तरीके से जैसे मैं आपको समझा दूँ कि सवाल दिया रहेगा कि भारत को आज़ादी कब मिली। ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करके दिया हुआ रहेगा। किसी में रहेगा ऑप्शन ए में मान लीजिए दिया कि 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी में दे देगा 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी में दे देगा 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी दे देगा क्या कहते हैं 15 अगस्त 1951। उसके बाद फिर ऑप्शन में अगर 47 नहीं रहा तब आप क्या करेंगे, तो एक ऑप्शन ये भी रहता है वहाँ पर कि इनमें से कोई नहीं। तो लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि 15 अगस्त 1947। तो आप लोग किस में टिक मारिएगा, तो भारत को आज़ादी कब मिली प्यारे साथियों, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं। पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को आज़ादी कब मिली, तो वो किस में टिक मार करके आ गए थे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अब बताइए कितनी दुख की बात है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए इस सब चीज़ को आप ध्यान में अपने ज़हन नशी कर लेंगे। चलिए उसके बाद दूसरा सवाल जो कहता है कि नेपोलियन की शहरी दस्तूर को किस नाम से जाना जाता है। अब आपके ज़हन में माइंड में ये बात आ रहा होगा कि नेपोलियन कौन था, तो इनके बारे में सारा हिस्ट्री आपको बताएंगे प्यारे साथियों। इनके लिए वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि इनके लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे उनमें बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो नेपोलियन थे इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अगर आप 10वीं की परीक्षा दिए होंगे तो इनके बारे में इनका इतिहास पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोगों को सारा चीज़ हम बताएंगे। तो नेपोलियन जो है ना, क्या कहते हैं, वो भारतीय नागरिक नहीं थे, अदर जगह से आकर के अपने भारत में बसा था और ये यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ मिलजुल कर क्या कहते हैं रोज़गार करने आए हुए थे। तो इन लोगों को यहाँ का क्या कहते हैं नागरिकता भी दिया गया, क्योंकि आज़ादी में इनका भी हाथ था। तो नेपोलियन की शहरी दस्तूर को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो नेपोलियन की शहरी दस्तूर को नेपोलियन की शहरी दस्तूर के नाम से ही जाना जाता है।
ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि नेपोलियन की शहरी दस्तूर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जवाब आएगा कि नेपोलियन की शहरी दस्तूर, यानी इसी नाम से, जो नाम है इनका वही नाम से इनको जाना जाता है। चलिए उसके बाद तीसरा सवाल, सवाल कहता है कि नेपोलियन की शहरी दस्तूर को किस साल नाफिज किया गया, यानी कि नेपोलियन की जो शहरी दस्तूर यानी शहर का जो कानून था, इसको किस साल नाफिज, नाफिज का मतलब होता है कि लागू कब किया गया इनको, ठीक है। तो इनका ऑप्शन आएगा कि 1804 ईस्वी में। इसको आप जहन नशी कर लें, इनको रट लेंगे आप, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आगे सवाल कहता है कि यूरोप का पूर्वी और वस्त हिस्सा किस हुक्मरां के मातहत था। पूर्वी का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि पूरब, और वस्त, जो ये वस्त का मतलब होता है बीच का हिस्सा, यानी कि इनके कहने का ये मतलब है क्वेश्चन का कि यूरोप का पूर्वी के जो बीच के हिस्से हैं वो किस हुक्मरां के मातहत था। हुक्मरां का मतलब ये होता है कि इस तरीके से आप समझेंगे, हुक्मरां का मतलब आप ऐसे समझिए अपने भाषा में, जिस तरीके से अभी अपने भारत का हुक्मरां कौन कहा जाएगा, तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अभी जो सरकार में है इसको कहा जाएगा, तो उसी तरीके से कह रहा है कि यूरोप का पूर्वी और वस्त हिस्सा, मतलब बीच का जो हिस्सा था वो किस हुक्मरां के मातहत था। तो इसका आंसर हो जाएगा मुतलकुल अदनान, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल कहता है कि नेपोलियन की शिकस्त किस साल हुई, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में अगर मिसमैच हो, यहाँ पर हुई तो नून लग गया, तो इसको आप नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि ये ऐसे आपको लेना देना कुछ भी नहीं है। तो नेपोलियन की जो शिकस्त हुई, शिकस्त का मतलब होता है हारना, वो कब हार गए, तो वो 1815 ईस्वी में। इस बात का खास ख्याल और ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद सवाल कहता है प्यारे साथियों कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की शिकस्त के बाद क्या कहते हैं, यूरोपीय सरकारें किस जज्बा से सरसार थीं। यानी कि जब 1815 ईस्वी में नेपोलियन शिकस्त कर गए, यानी कि जब नेपोलियन हार गए, तो उनके बाद जो यूरोपीय सरकारें आई तो वो सरसार थी क्या चीज़ से, दकिया नवीसी से, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए उसके बाद सवाल कहता है कि किस इनकलाब को कौमियत का पहला इजहार कहा जाता है। इनकलाब, इनकलाब का मतलब आप यहाँ पर इस तरीके से समझिएगा, इस तरह इनको सत्याग्रह भी कहा जाता है हिंदी वर्ड में, ठीक है, और संस्कृत वर्ड भी है। तो कौमियत का पहला इजहार जो है वो फ्रांसीसी इनकलाब को कहा जाता है। अब सवाल इस तरीके से रहेगा कि किस इनकलाब को कौमियत का पहला इजहार कहा जाता है, तो फ्रांसीसी इनकलाब को। आगे सवालात को बताने से पहले मैं आप तमाम साथियों को एक चीज़ बता दूं जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। देखिए दोस्तों, मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है वो पहले वाला सिलेबस नहीं रहा, अब न्यू सिलेबस रहा। अगर आप चाहते हैं, चाहे फ़ुक़ानिया वाले स्टूडेंट हो या फिर मौलवी वाले स्टूडेंट, अपने इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क लाए, अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाब हो, तो उनके लिए स्पेशल मदरसा बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित फ़ुक़ानिया और मौलवी इम्तिहान 2025 के लिए VBI नोट सभी सब्जेक्ट का हमने तैयार किया है। और वो फ़िलहाल इतने दिनों से आप लोग मैसेज भी कर रहे थे कि सर कब से देंगे, कब से देंगे, तो उस टाइम वक्त था तैयार करने का, तो अब हमने तैयार कर लिया, आप लोगों के क्लासेस को भी हम दे रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशल अभी जो फर्स्ट में स्टार्ट किया हूँ, इसके वजह से 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस नोट्स का प्राइस अभी हमने रखा था 399 रुपये, लेकिन 50% डिस्काउंट करके मात्र आप लोगों को 199 में दिया जा रहा है। अब ये मिलेगा कैसे, आपको ये भी मैं बता दूं, ये आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, PDF की शक्ल में मिलेगा, जिसको आप अपने मोबाइल में रख करके जहाँ जाए जी चाहे वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसको ख़रीदने के लिए यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 92 633 41 119। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर जाना है, L2 भैया लिख करके सेव कर लीजिएगा, या फिर जो भी चीज़ें आपको सेव करना हो उसके बाद फिर मैसेज कीजिएगा। आपको पूछा जाएगा कि आपको क्या चीज़ का नोट्स चाहिए, तो वहाँ पर आप फ़ुक़ानिया या फिर मौलवी दोनों बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ों का नोट्स दिया जाता है, तो इसके वजह से कन्फ्यूज़न हो जाता है। उनके बाद फिर आप मात्र 199 का पेमेंट करेंगे, 50% डिस्काउंट है अभी आप लोगों के लिए, और आप लोगों के व्हाट्सएप पर ये नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। तो जितना जल्द हो सके आप ख़रीद लें, क्योंकि आपके पास अभी वक्त है। जितना जल्द ख़रीद लेंगे और जितना जल्द पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा और आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि प्यारे साथियों जितना क्वेश्चंस याद कर लेंगे उतना बेनिफिट आपको ही होगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए उसके बाद देखेंगे दूसरा जो सवाल हम बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि 18 मई 1848 ईस्वी की मई इनकलाब में 831 मुंतखब नुमाइंदे किसमें अपना मकाम लेने के लिए जुलूस में शामिल हुए। इसमें देखेंगे सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है और दूसरा सवाल भी है।
18 मई 1848 ईस्वी की मई इनकलाब, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मई इनकलाब कब हुआ था, तो आप क्या टिक मारेंगे कि 18 मई 1848 ईस्वी को क्या हुआ था, मई इनकलाब हुआ था। और उसमें ये पूछा जा सकता है कि 18 मई 1848 ईस्वी को जो मई इनकलाब हुआ था उसमें कितने क्या कहते हैं नुमाइंदे को मुंतखब किया गया था, यानी कि चुना गया था। तो आप क्या बताएंगे कि 831 क्या कहते हैं नुमाइंदे को, यानी कि आदमी को चुना गया था। ठीक है, तो ये किस लिए जुलूस निकाला था, जुलूस में शामिल हुए थे 18 मई 1848 ईस्वी मई इनकलाब में 831 मुंतखब नुमाइंदे किस में अपना मकाम लेने के लिए जुलूस में शामिल हुए थे, तो क्या कहते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे इस तरीके से आपको हमने ऑब्जेक्टिव का भी कुछ कंडीशन यहाँ पर बना दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। कह रहा है कि मंदरजा झेल में से कौन जर्मनी के इत्तेहाद के मेमार थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ विलियम अव्वल, ऑप्शन बी में दिया हुआ विलियम दो। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे जो मैट्रिक की परीक्षा दिए होंगे उसको इस तरह भी पढ़ते होंगे वो लोग, विलियम प्रथम, विलियम दोयम, या फिर विलियम फर्स्ट, विलियम सेकेंड, इस तरह करके। तो यहाँ पर विलियम अव्वल, यानी कि आप उर्दू की क्लासेस कर रहे हैं, उर्दू तरीके से आपको लहजे से पढ़ना होगा क्योंकि बोर्ड ही आपका उर्दू है। तो विलियम अव्वल, विलियम दो। ऑप्शन सी में है बिस्मार्क और ऑप्शन डी में है फ्रेडरिक, फ्रेडरिक, इस तरीके से याद रखना होगा क्योंकि ये सब जो इतिहासकार हैं उन लोगों का नाम है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये सब हिंदी वगैरह नाम है, इंग्लिश वगैरह। ठीक है, तो इनका जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका जवाब क्या होगा। कि मंदरजा झेल में से, मंदरजा झेल का मतलब होता है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के इत्तेहाद के मेमार थे। विलियम अव्वल, विलियम दो, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क, ऑप्शन डी में है फ्रेडरिक। इसका आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जिनका आंसर सही होगा उनका मैं पिनअप कर दूंगा, उनके बाद फिर उनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रोज़ाना आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेंगी जिसके लिए आप लोगों को स्पेशल तैयार किया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग क्लासेस को रेगुलर करेंगे और अपने इम्तिहान में भी बेहतरीन से बेहतरीन मार्क लाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइएगा कि आज का क्लास वो कैसा लगा, और दुआ या जुमला ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए जो वीडियोज़ डालूँ तो आप लोगों के पास झट से नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है प्यारे साथियों, और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आप लोगों को तो मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपने इम्तिहान में बेहतर कामयाबी के लिए आप इस नंबर पर जाकर के कॉन्टैक्ट करें और उस नोट्स को ज़रूर परचेज़ कर लें। तो आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।